नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और सिटी सेंटर की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना के मामलों में बढ़त की खबर के साथ। मुंबई महाराष्ट्र में किस तरह से मामलों में तेजी देखी जा रही है उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं ओमिक्रॉन मामलों की बढ़त के साथ किस तरह से अलग अलग राज्यों में सख्ती देखी जा रही है और देश की राजधानी दिल्ली में भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, खासतौर से नए साल और क्रिसमस के जश्न को देखते हुए। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक है। डीडीएमए का कार्यक्रमों और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक का आदेश सामने आया है। रेस्टोरेंट, बार और सिनेमाघरों में क्षमता के 50% लोग ही जा सकते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है। शादी में 200 से ज्यादा लोगों को बुलाने की इजाजत नहीं होगी। दुकानों पर अगर कोई मास्क में न पहुंचा हो तो उसे एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा आदेश भी जारी किया गया है। डीडीएमए ने जिला प्रशासन और दिल्ली पुलिस को आदेश लागू करवाने को कहा है। सही तरीके से लोग करें। दिल्ली में आज 125 नए कोविड केसेस सामने आए हैं और कुल ओमिक्रॉन के केसेस अगर हम बात करें तो उसके 57 केसेस ऑलरेडी दिल्ली में आ चुके हैं। और इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में हैं और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सरोजनी नगर मार्केट जो एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही बड़ा मार्केट है दिल्ली एनसीआर में, फेस्टिवल के समय जब भी कोई त्यौहार का मौसम आता है, त्यौहार का एक पीरियड आता है, तब इस पूरे मार्केट में लोग पूरे भर जाते हैं। ये पूरा जो है मार्केट क्राउडेड हो जाता है, बहुत भीड़ हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे लोग शॉपिंग करने आते हैं। फेस्टिवल का टाइम है इसलिए, और जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर्स जो है पिछले अभी इसी हफ्ते क्रिसमस आएगा और उसके बाद नए साल की जश्न मनाने के लिए लोग शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है, हमारे जो लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको हमें बताना है कि दिल्ली में आज 6 महीने में सबसे ज़्यादा कोविड केसेस सामने आए हैं, 125, जो कि सबसे ज़्यादा है 6 महीने के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो। और इसी कारण, और क्योंकि ओमिक्रॉन केसेस भी बढ़ रहे हैं दिल्ली में, तो इसी कारण जो दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, दिल्ली का जो अथॉरिटी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर्स में कोई पब्लिक गैदरिंग नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि जो पब्लिक स्पेस है, जो पब्लिक जगहों में है, बड़े गैदरिंग्स में लोग शामिल इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, संगठन नहीं हो पाएगा इनका। लेकिन इसी नए रूल और ऑर्डर में ये भी बोला गया है कि सिनेमाज जो है वो कंटिन्यू होगा, वो जारी रहेगा। जो अंतिम संस्कार के जो अलग अलग रिचुअल्स है, जो बाहर जाके लोग इकट्ठे होते हैं अंतिम संस्कारों के लिए, वो जारी रहेगा। ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं, 57 केसेस कुल अब तक दिल्ली में रिपोर्ट हो चुका है ओमिक्रॉन का। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली के जो ऑफिशियल्स है डीडीएमए में, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, उन्होंने ये तय किया है कि दिल्ली में इस साल क्रिसमस जो इस हफ्ते आ रहा है और उसके बाद जो नए साल की जश्न न्यू ईयर्स जो मनाया जाएगा, पब्लिक जगहों में लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ये लिया है क्योंकि कोविड और ओमिक्रॉन केसेस बढ़ रहे हैं शहर में। सरोजनी नगर मार्केट से सहयोगी शशिकांत झा के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। और बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी नए साल के जश्न पर रोक लग गई है। कर्नाटक सरकार के आदेश के मुताबिक 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। नए साल पर होटलों और हाउसिंग कॉलोनियों में किसी भी बड़े कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी। डीजे पर भी रोक लगा दी गई है। क्लब और रेस्टोरेंट क्षमता के 50% लोगों के साथ ही चलेंगे। और अब ये बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र की। बीते 24 घंटों में मुंबई महाराष्ट्र में रोजाना के कोविड मामले जो रिपोर्ट होते हैं उसमें काफी तेजी नजर आ रही है। मुंबई ने 490 मामले रिपोर्ट किए हैं 68 दिनों में सबसे ज्यादा, और महाराष्ट्र राज्य ने 1201 मामले रिपोर्ट किए हैं 48 दिनों में सबसे ज्यादा। महाराष्ट्र में 1201 मामले जो मिले हैं वो 3 नवंबर के बाद मिले मामलों में सबसे ज्यादा हैं। साथ ही महाराष्ट्र में 8 मरीजों की मौत हुई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 490 नए मामले मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 65 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें मुंबई सबसे आगे है 30 ओमिक्रॉन पेशेंट्स के साथ। लेकिन अब तक राज्य में 35 मरीज ओमिक्रॉन के ठीक हो चुके हैं।
मुंबई महाराष्ट्र हमेशा से ही कोविड का हॉटस्पॉट रहा है और इस बार भी जब ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं तो सबसे रफ्तार से महाराष्ट्र मुंबई आगे है। इसी बीच मुंबई में जो रोजाना के कोविड मामले हैं उसमें 22% की एक्टिव मामलों में बढ़त नजर आ रही है। अगर बीते 8 दिनों के मामले देखें, वहीं साप्ताहिक कोविड ग्रोथ रेट देखें तो उसमें 49% की बढ़त है। इसी बीच डेल माइक्रोन को लेकर चर्चा बढ़ी है। क्या है डेल माइक्रोन, देखिए इस रिपोर्ट में। बिना मास्क वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी के मार्शल मुंबई की सड़कों पर जगह जगह तैनात हैं। पब्लिक जो पहले बीच में मास्क बहुत कम लगा रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वायरस बढ़ते जा रहा है, तो कंटिन्यू कि हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं और ज़्यादा बढ़े, फिर लॉकडाउन ना होए, तो इसीलिए मास्क कैरी करो और मास्क लगाते रहो। फाइन है 200, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं समझती है। हम रुकाने के बाद उनको पहले रिस्पेक्ट देते, पर कोई उसमें मतलब गलत तरीके नशे वाले भी आदमी आते हैं, तो उनसे खाली इज्जत होती है। जो अपने जो रेगुलर रहते हैं उनसे कुछ नहीं, उनको समझ देने के बाद भी वो सुधरते। पर कोई ऐसे आते हैं कि बिना सोचे बिना समझे आके सीधा बदन पे हाथ छोड़ देते। उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई शहर में पिछले 8 दिनों में कोविड के एक्टिव मामलों में 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। 14 दिसंबर तक 1769 सक्रिय मामले थे, जो 21 दिसंबर तक बढ़कर 2159 हो गए। इसी अवधि के दौरान शहर में कोविड मामलों के दोगुना होने की दर यानी कि डबलिंग रेट 2563 से घटकर 2095 दिन हो गए। डबलिंग रेट घटने का मतलब है कि वायरस के फैलाव में बढ़त दर्ज हो रही है। बताया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट ने मिलकर हालात गंभीर किए हैं। कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स इसे डेल माइक्रोन नाम दे चुके हैं। मुंबई शहर में 90% से ज्यादा मामले फिलहाल डेल्टा या फिर उससे उत्पन्न वेरिएंट के पाए गए हैं। ओमिक्रॉन की मौजूदगी करीब 2% सैंपल में ही नजर आई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का कहना है कि डेल माइक्रोन कोई नया वेरिएंट नहीं है। 2 वेरिएंट्स का एक पैरेलल पैंडेमिक चालू है अभी इस वक्त, और उसको मिला के कोई डॉक्टर्स ने इसको डेल माइक्रोन करके नाम दे दिया है कि हम 2 अलग अलग वेरिएंट से जो है जूझ रहे हैं। ये 2 वेरिएंट जो है वो अलग है। डेल माइक्रोन नाम का कोई वेरिएंट नहीं है, और आप कृपा करके इसको जो है ये समझिए कि ये सिर्फ कहने की बात है कि ये 2 अलग अलग वेरिएंट साइमल्टेनियस की बात चल रही है इस वक्त। और हमें जो है दोनों वेरिएंट से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओमाइक्रॉन जो है वो बहुत रैपिडली स्प्रेड होता है, और डेल्टा के बारे में तो हम जानते हैं कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो इन्फेक्शन भी सीवियर कर सकता है। पिछले महीने जहां 100 से 200 कोविड के मामले रोजाना रिपोर्ट हो रहे थे, वहीं बीते कुछ दिनों से मुंबई में संक्रमण का रोजाना आंकड़ा 300 के पार पहुंच चुका है। हालांकि इसे ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ी टेस्टिंग के नतीजे के तौर पर भी देखा जा सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उनको सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। 1 जनवरी से कोरोना टीके की दोनों डोज जरूरी होगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये ऐलान सामने आया है। सार्वजनिक परिवहन, दफ्तर, बाजार, कहीं भी उन लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी, उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सेहत पर भी सियासत शुरू हो गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन वो खराब सेहत की वजह से नहीं आ सके। अमूमन जो ये शीतकालीन सत्र है वो नागपुर में होता है, लेकिन इस बार उनकी खराब सेहत की वजह से मुंबई में हुआ ताकि वो आ सके। लेकिन पहले दिन नहीं आने की वजह से यहाँ पर जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि अगर उनकी सेहत इतनी खराब है तो उनको जो ये चार्ज है वो बेटे आदित्य ठाकरे को दे देना चाहिए, लेकिन शायद वो उन पर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। आज मी आपल्याला एक आपुलकीच्या याने सांगतो आहे की स्पाइनल कॉर्ड ऑपरेशन के बाद से अब तक करीब 50 दिन हो गए हैं। इस दौरान घर से ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं और ऑनलाइन बैठकों में शामिल भी हो रहे हैं, लेकिन मंत्रालय या कैबिनेट मीटिंगों में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं हुए हैं। विधानसभा सत्र के एक दिन पहले चाय पार्टी मीटिंग में भी नहीं आए और सत्र के पहले दिन विधानसभा भी नहीं आए।
अब बीजेपी कह रही है कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें किसी और को चार्ज दे देना चाहिए। ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं, सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। सदन में जब प्रश्न उपस्थित होते हैं, मिनिस्टर जब कम पड़ता है तो सीएम ने खड़ा होकर उसको जवाब देना चाहिए। सदन में कौन है? तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, और स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा ऐसी है, उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, तो अपने लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को। तो नहीं दे रहे तो आदित्य पर भी विश्वास नहीं है क्या? वहीं शिवसेना ने बीजेपी की इस मांग का विरोध करते हुए कहा है कि उन्हें बीजेपी की सलाह की जरूरत नहीं है। और बीजेपी की सलाह की हमको जरूरत ही नहीं है। उनकी सलाह बिन काम की है, कोई उपयुक्त की नहीं है, महाराष्ट्र के हित में नहीं है, महाराष्ट्र की नुकसान करने वाली है, मराठी आदमी का नुकसान करने वाली है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सलाह की शिवसेना को जरूरत नहीं है, महाविकास आघाड़ी को जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी ने बीजेपी को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद सत्र में गैरहाजिर रहे हैं। मुख्यमंत्री, ये बात सच है कि उनका सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन कोई भी कैबिनेट मीटिंग उन्होंने स्किप नहीं की। वो वर्चुअली कैबिनेट अटेंड करते हैं। जो लोग मुख्यमंत्री की उपस्थिति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पहले वो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति को देखें। उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक है और जब उन्हें सही लगेगा तब वो आएंगे। सीएम साहब एकदम बढ़िया है। सीएम साहब एकदम ठीक हैं। सुबह फोन पे बात हुई, कल भी कैबिनेट मीटिंग हुई। उन्हें जब ठीक लगेगा तब आएंगे। कि जब सीएम साहब दिलते आपले सर्वे न करे। विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इंतजार में सुबह से शाम हो गई, लेकिन वो नहीं आए और न ही मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया कि वो कब आएंगे। जाहिर है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तबीयत को लेकर बढ़ती जा रही गोपनीयता सियासी गलियारे में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे रही है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर, अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शूटआउट के मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि जो 2 शूटर मारने आए थे गैंगस्टर को, उन्होंने वकील जैसा दिखने के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी। मुकेश सिंह सेंगर की ये रिपोर्ट देखिए। इसी साल 24 सितंबर को रोहिणी कोर्ट नंबर 207 गोलियों की आवाज से दहल गया। कोर्ट में पेशी के लिए आए दिल्ली के टॉप मोस्ट गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की 2 शूटरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटरों को ढेर कर दिया। अब 3 महीने बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 111 पेज की चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने बताया है कि कैसे जेल में रहते हुए गैंगस्टर टिल्लू ने गोगी को मारने की साजिश रची और सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी योजना को अंजाम दिया। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने दिल्ली के हैदरपुर से उमंग यादव और मंडोली जेल में बंद गैंगस्टर टिल्लू को गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि टिल्लू ने गोगी को मारने के लिए जगदीप और राहुल नाम के 2 शूटरों को उमंग के पास भेजा। उमंग LLB कर चुका है, इसलिए उसने राहुल और जगदीप को अपने घर में वकील की ट्रेनिंग दी। 1 महीने में उन्हें वकीलों जैसा बनने की ट्रेनिंग दी गई। उमंग के घर से मिले CCTV कैमरे में इसके कुछ सबूत मिले हैं। प्लानिंग के मुताबिक 13 सितंबर को जब गोगी को पानीपत कोर्ट में पेश किया गया, तब आरोपियों ने उसकी सुरक्षा का जायजा लिया। रोहिणी शूटआउट के 1 दिन पहले मुरथल में उमंग और जगदीप ने राकेश ताजपुरिया नाम के बदमाश से हथियार लिए। फिर उसी दिन उमंग और जगदीप ने एम्स के पास एक शख्स से वकीलों की ड्रेस ली। वारदात को अंजाम देने में 9 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें एक नंबर विदेशी था। सभी लोग केवल व्हाट्सएप और सिग्नल ऐप पर ही बात करते थे। वारदात के लिए एक नेपाली मूल के शूटर
और हथियारों की व्यवस्था जेल में बंद नवीन बाली ने करवाई। तीनों शूटर पैदल ही कोर्ट में दाखिल हुए, जबकि उमंग कार में हथियार लेकर कोर्ट परिसर पहुंचा। नेपाली शूटर वकील की वेशभूषा में ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उसे वापस कर दिया गया। जेल में जैसे ही टिल्लू को गोगी के मारे जाने की खबर मिली, वो खुशी से उछल पड़ा। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही उसको ये जानकारी मिली कि उसके दोनों शूटर मारे गए हैं, उसके बाद उसने और उमंग ने अपना मोबाइल और सिम कार्ड तोड़ दिया। लेकिन पुलिस ने जांच के बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।